उत्तम शर्मा है इनसाइट एजुकेशन की तरफ से। बिहार एक समग्र परिचय लेकर आप लोगों के सामने हाजिर है। तो बीपीएससी का आगामी एग्जाम आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था एवं संस्कृति को हम लोग देखने वाले हैं। बिहार का इतिहास। प्राचीन कालीन बिहार। बिहार सदियों तक प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का गर्भगृह रहा है और बिहार प्राचीन भारत का समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र भी रहा। इसके साथ जो मानव सभ्यता एवं संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका जो हमारे देश में इतिहास एवं संस्कृति जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। बिहार का जो हमें वर्णन मिलता है वो दो महाकाव्यों में, पहला रामायण और महाभारत में किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की इसी ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार की अगर जानकारी की बात करें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण है। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा वृत्तांत। पुरातात्विक साक्ष्य में हम लोग प्राचीन शिलालेख को देखते हैं, सिक्के को देखते हैं, दान पत्र को देखते हैं, ताम्रपत्र आता है, राजकाज संबंधी जो खाते बहियाँ हैं वो, इसके साथ दस्तावेज। वही साहित्यिक साक्ष्य की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो शतपथ ब्राह्मण है, पुराण, अंगुत्तर निकाय, दिग्ग निकाय, इसके साथ जो बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक वो, और जैन धर्म में का जो रचना है भगवती सूत्र आदि ग्रंथों में बिहार की जानकारी हमें मिलती है। कालखंड के अनुसार बिहार के निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें प्रस्तर युग, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, ताम्र प्रस्तर युग, वैदिक काल, महाजनपद काल। पूर्व प्रस्तर युग की अगर बात करें तो इसे हम 1 लाख ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। इस काल में ना मानव जो है खदान संग्रह के द्वारा अथवा पशुओं का शिकार करके जीवन यापन करता था। पूरे प्रस्तर युग के अवशेष की बात करें, जिसमें फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि औजार हमें देखने के लिए मिलता है। जिन स्थानों से मिला है जिसमें रजरप्पा, संजय घाटी, शिवभूमि, इसके साथ जेठियन, गया, मुंगेर, नालंदा जिले से भी हमें पूरे प्रस्तर युग के जो औजार के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। मध्यवर्ती प्रस्तर युग की बात करें तो इसे 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के आसपास इसे रखते हैं। इस काल में मानव पशुओं का पालन करने लगा था। बिहार में मुख्य केंद्र की बात करें तो जिसमें मुंगेर जिला महत्वपूर्ण है, और मुंगेर जिलों में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं, तेज धार वाले और नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग की बात करें तो इसे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच हम लोग रखते हैं। नव प्रस्तर युग में 3 महत्वपूर्ण बातें हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें पहला है खाद्य उत्पादन का आविष्कार, दूसरा पशुओं के उपयोग की जानकारी, तीसरा स्थिर ग्राम जीवन का विकास हो चुका था। नव प्रस्तर युग की ऐतिहासिक साक्ष्य की अगर बिहार में बात करें, जिसमें बिहार में चिरान जो सारण जिला में अवस्थित है, चेचर वैशाली जिला में अवस्थित है, इसके साथ साथ इसका जो प्रमुख बिंदु है, हड्डियों के बने सामान भी यहाँ से प्राप्त हमें हुए हैं। ताम्र प्रस्तर युग की बात करें तो इसे 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। तो इस काल में जो पाए गए लाल मृदा भांड एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता से मेल खाते हैं। बिहार में इस युग के जो अवशेष मिले हैं, चिरान जिला सारण में अवस्थित है, चेचर वैशाली जिला में, सोनपुर, गया, मनेर और ताराडी बोधगया में, घोड़ा कटोरा, राजगीर, समस्तीपुर, सासाराम और भागलपुर आदि से हमें ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष देखने के लिए मिलता है। वैदिक काल और बिहार। भारत में जो सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों का बसना प्रारंभ हुआ था। सप्त सैंधव प्रदेश एक्चुअली ये 7 नदियों का मिलन स्थल है, जिसमें से सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। पुराणों के अनुसार जो मगध का राजवंश था वो बृहद्रथ वंश से प्रारंभ हुआ है। ऋग्वेद में जो मगध क्षेत्र है, कीकट प्रदेश, इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोगों को वात्र कहा गया है। कौन सा? कीकट क्षेत्र में जो निवास करते थे उसको वात्र कहा गया है, जो संभवतः यह प्राकृतिक भाषा बोलते थे। बिहार में वैदिक संस्कृति का जो प्रसार हुआ है उत्तर वैदिक काल में जाकर हुआ है। इसी काल में जो बिहार में आर्यकरण का प्रारंभ हुआ था। वारा पुराण में जो कीकट क्षेत्र है
उसको पवित्र प्रदेश कहा गया है, जबकि जो वायु पुराण पद्म पुराण में गया, राजगीर और पुरपुर को पवित्र स्थलों की श्रेणी में रखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो वायु पुराण में गया को असुरों का राज कहा गया है। किसका? असुरों का राज कहा गया है। कहाँ? गया में। यजुर्वेद में जो बिहार का जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, और इसी यजुर्वेद में आरोग्य विद्या के क्षेत्र में बसने की भी हमें चर्चा मिलती है। इसके साथ जो पुरोहित गौतम था राहुगुणे के साथ सदानील नदी जो आधुनिक गंडक तक पहुंचने का हमें वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का हमें उल्लेख मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। किसका? विदेह राज का। और वाल्मीकि के रामायण में जो मल्द और करुणा का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए? बक्सर के लिए किया गया है। और इसी क्षेत्र में ताड़का राशि का वध हुआ था। कहाँ? बक्सर के क्षेत्र में। बिहार और वैदिक साहित्य, विश्व के जो प्राचीन माने जाने वाले वेद हैं जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये चारों में बिहार का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में प्रकृति की प्रशंसा में श्लोक लिखे गए हैं, वो हमें देखने के लिए मिलता है। वही अथर्ववेद में जो जादू टोना या भूत प्रेत, इसकी हमें चर्चा देखने के लिए मिलती है। वही यजुर्वेद में कर्मकांड की चर्चा है। सामवेद में एक्चुअली जो संगीत है इसका विकास हुआ है सामवेद से। वेदों की अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, संहिता की बात करें, जिसमें ऐत्रेय, शतपथ, तैत्रेय आदि शामिल है, जिसमें हमें बिंसार के पूर्व घटनाओं का ही ज्ञान प्राप्त होता है। पुराणों के जो रचयिता हैं लोहम हर्ष हैं तथा उनके ही पुत्र उग्रश्राव माने जाते हैं। इन 18 पुराणों में अधिकांश की रचना 3री या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। 18 पुराणों में मत्स्य, वायु, ब्राह्मण बिहार के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन पुराणों में जो सुंगवंशीय शासक जो पुष्यमित्र सुंग हुआ उनका वर्णन मिलता है, जिनका जो काल था 36 वर्षों तक शासन किया था। इन पुराणों से ही उत्तर युगीन जो मौर्यकालीन शासक हुए थे उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष में जो मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद जो शुंग वंश आया था, जो उसका जो प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग हुआ था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और महाभारत जो लिखे हैं वो पतंजलि के द्वारा, किनके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। पतंजलि ने जो पुष्यमित्र का जो चर्चा किया है, उनकी वीरता, कार्यकुशलता और यवनों पर आक्रमण जो किया था उसकी चर्चा महाभारत में किया गया है। अग्निमित्रम में यह कालिदास द्वारा एक रचित नाटक है, जिसमें से शुंगकालीन जो राजनीतिक है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ जो यवनों का आक्रमण के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। थेरावली, इसका जो रचना किया गया है वो मेरुतंग द्वारा किया गया है। इसमें जो है ना उज्जैनी शासक जो वंशावली है उनके बारे में बताया गया है, और पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी इसमें उल्लेख है, जिसने 36 वर्षों तक शासन किया था। दिव्य वरदान, इसमें अनेक राजाओं की कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से बौद्धिक ग्रंथ वीरदत्त को मौर्यवंश का अंतिम शासक कहा गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी, एक्चुअली यह व्याकरण ग्रंथ है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें जानकारी नहीं मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें मौर्यकालीन के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें राजनीतिक हो गया, प्रशासनिक हो गया, सभी जानकारी हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। मनुस्मृति ग्रंथ में हम लोग मनुस्मृति यह कानूनी ग्रंथ के रूप में भी था। मनुस्मृति को प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में भी माना गया है। इसकी रचना शुंग काल में की गई थी। इसकी जो जानकारी मिलती है इसमें शुंगकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मनुस्मृति के जो प्रमुख टीकाकार थे भरूची, मेघातिथि, गोविंद कुलुक भट्ट इत्यादि। मनुस्मृति में ही हिंदू समाज के बीच हमें जानकारी मिलती है। आर्य के द्वारा क्षेत्र का जो नामकरण है, हरियाणा पंजाब क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के रूप में, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि के रूप में, बिहार बंगाल क्षेत्र को आर्यवत के रूप में,
हिमालय विंध्य क्षेत्र को मध्य देश के रूप में नामकरण किया गया था। महाजनपद काल, महाजनपद काल एक्चुअली 16 महाजनपदों में यह बटा हुआ था। भारत के जो 16 महाजनपदों में सिर्फ 3 ही बिहार में पाए जाते हैं, जिसमें अंग, मगध और भज्जी शामिल हैं। बुद्ध काल में जो बुद्ध का काल था उसमें गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्य थे। कितने? 10। इनमें से अलकप के बुली, वैशाली की लिच्छवी, मिथिला की विदेह, ये सब बिहार के अंतर्गत आते थे। अंग की अगर बात करें तो जो अभी वर्तमान भागलपुर क्षेत्र है वहाँ पे यह अवस्थित था। और अंग का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में देखने के लिए हमें मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित स्थान को जो हेनसांग ने चेनाप्पो के रूप में चिन्हित किया है। अंग राज्य में टोटल 25 राजा हुए, जिनमें पहला राजा तितुछि था। अंग जनपद की जो राजधानी थी वो चंपापुरी, अभी आज जो आधुनिक बिहार है, जिसमें भागलपुर और मुंगेर जिला शामिल है। महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण को जो हम लोग देखते हैं, यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इसी दौरान राज्य के जो अंतिम 3 राजा दधिवाहन, द्रद्धवर्मन, ब्रह्मदत्त, दधिवाहन की जो पुत्री चंदना थी वो जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी, महावीर से प्रेरित होकर। मगध राजा जो बिंबिसार था, अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। वज्जी संघ, बुद्धकालीन जो 10 प्रमुख गणराज्य थे जिसमें वज्जी का स्थान महत्वपूर्ण था, जो भी वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल, वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली थी। यह गंगा नदी के जो उत्तर क्षेत्र है लिच्छवी गणराज्य, जो 8 कुलों का एक संघ था। कौन? वज्जी गणराज्य 8 कुलों का संघ था, जिनमें से विदेह, गात्रिक, लिच्छवी, कार्तिक, वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी जो संघ की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। वज्जी का संघ लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज था। वज्जी संघ का सबसे जो प्रबल सदस्य लिच्छवी राज थे, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज का जो उल्लेख किया है राज शब्दोजीवी संघ के रूप में किया है। इसमें जो सातक या गात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका जो प्रमुख था वो था महावीर की जो माता थी त्रिशला, लिच्छवी राज की प्रमुख चेटक की बहन थी। वज्जी का जो संविधान एवं प्रशासन का संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। सभा संस्था कहलाती थी। संस्था में सभी राजाएं अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों के अधिक सम्मान प्राप्त होता था किसमें? सभा में। वज्जी संघ के अंतर्गत जो वैशाली की नरवधु थी, प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। बुद्धकालीन गणराज्य में पहला सुमसुमार पर्वत भग क्षेत्र में आता था। केस पुत्र कलाम, अलकप बुली क्षेत्र, वैशाली लिच्छवी, कपिलवस्तु साक, रामग्राम कोयले, कुशीनगर मल, पावा मल, पिपलिवन मौर्य, मिथिला विदेह, ये सब बुद्धकालीन गणराज्य थे। वेद उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य अगर हम बात करें, जिसमें भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो महो उपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव की बात करें तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृ देवो भव की बात करें तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सिखना की बात करें तो वृद्धानायक उपनिषद से, ज्योतिर्गमय वृद्धारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल की नदियाँ, वैदिक काल में नदियों की बात करें तो जो नदी थी अभिव्यास, प्राचीनता नाम विपाशा कहलाता था। रावी को पुरुषनी नदी के रूप में जानते थे। झेलम को विस्तार नदी के नाम के रूप में, सतलज को शतुद्री के नाम से जानते थे, सिंधु को सिंधु नदी के, गंडक को सदानीरा नदी के नाम से, चिनाब को अस्किनी नदी के नाम से, घग्गर को दृश्यवती के नाम से जानते थे। महायान एवं हीनयान में अंतर।
महायान में पहला मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म, परोपकार एवं निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था। तो वही हीनयान में व्यक्तिवाद धर्म की अवधारणा को मानते थे, सर्वथा परता अत्यधिक था। बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार थे महायान को। बुद्ध एक पवित्र विचार एवं महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार थे हीनयान को। बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श था महायान का। अहर्त पद की प्राप्ति परम आदर्श था हीनयान का। मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे महायान, तो ही मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे हीनयान। अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनाए गए महायान द्वारा, किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया हीनयान में। धार्मिक भाषा जो थी संस्कृति था हीनयान में जो धार्मिक भाषा थी पाली था। विश्वास पर आधारित संप्रदाय थी, तर्क पर आधारित संप्रदाय थी। सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया जाता था महायान लोगों के द्वारा। हीनयान में वही सर्वाधिक महत्व सन्यासी जीवन को दिया गया। महायान का जो अंतिम लक्ष्य था स्वर्ग प्राप्ति था, वही हीनयान का जो अंतिम लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति था। महायान में जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में प्रसारित हुआ। वही हीनयान जावा, श्रीलंका, म्यांमार में प्रसारित हुआ। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में जो बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य में सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था। दुनिया का जो पहला गणराज्य था वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इच्छाबुकु के पुत्र विशाल ने की थी, जो कालांतर में वैशाली के नाम से हमें जानकारी मिलती है। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्माण हेतु महावन में प्रसिद्ध कथागारशाला का निर्माण करवाया था। वजी संघ की प्रार्थना राजा चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बसार से हुआ था। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में जो वैशाली का लिच्छवी राज राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। वही वैशाली राजवंश का प्रथम जो शासक हुआ नम देनिष्ठ था, जबकि अंतिम राजा आम्रपाली वैशाली की राजनीतिज्ञा थी। इसी युग में जो राजनर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण और सम्मानित माना जाता था। किसके काल में? आम्रपाली के काल में। और आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर जो बिम्बिसार था, इसी ने लिच्छवी को जीतकर राजगृह में मिला लिया था। इसके बाद जो आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संग में विष्णु के रूप में प्रवेश दिया था, और इसको आर्यों का अम्बा कहकर भी संबोधित किया जाता था। और ये जो आम्रपाली थी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी। बौद्ध संघ में प्रथम महिला जो प्रवेश करने वाली थी बुद्ध की सौतेली माँ मौसी प्रजापति गौतमी थी। जीवक, एक्चुअली जीवक का उल्लेख हमें मगध नरेश बिम्बसार का प्रसिद्ध माता का नाम सलावती था, जो राजगिरी की गणिका थी। किसकी? राजगिरी की गणिका थी। और जीवक के जन्म के बाद जिनकी माता थी उन्हें कूड़ा पर कूड़ा पर फेंक दिया था, जिसे बिम्बिसार का पुत्र राजकुमार अभय ने उठाकर अपने घर लाया था। उसी ने पालन पोषण के बाद बिम्बिसार ने जीवक को तक्षशिला जो कश्मीर अभी है शिक्षा हेतु भेज दिया था, जहाँ उसने आयुर्वेद पर विदग्ध अध्ययन किया था। बाद में यह जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना।